गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BABSC सेकेंड ईयर। अपना टॉपिक चल रहा था जनसंख्या और हमने पिछली कक्षा में बात की विषयों में जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण की। ठीक है, उसके बाद आप एक वीडियो देखना जिसमें मैंने आपको अपलोड कर दूंगी मैं, जिसमें भारत की जनसंख्या और उसके इतिहास के बारे में बताया गया है कि भारत में कौन कौन सा ऐसा समय रहा जब भारत में कह सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि थी उसमें स्थिर रही, फिरती रही, मध्यम रही, वो सभी की उसमें चर्चा की गई है। और उसके बाद आज हम बात करेंगे जनसंख्या के सिद्धांत की, प्रिंसिपल्स ऑफ या थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। किसकी बात करेंगे? जनसंख्या के सिद्धांत की। देखिए क्या हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि जो जनसंख्या है उसके सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या संबंधित जो विचारधारा थी या विचारों का जो चिंतन था प्राचीन समय से चला आ रहा था। क्यों चला आ रहा था? क्योंकि जो जनसंख्या है और खाद्य उत्पादन है ये समय समय पर इस प्रकार की स्थितियां बनी, कभी बाढ़, कभी महामारी। तो ऐसे समय में मनुष्य को कई बार ऐसा इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते यह विद्वानों के लिए एक कह सकते हैं कि शोध का विषय था और उन्होंने इस पर चिंतन किया। और जो चिंतन प्राचीन समय से चला आ रहा था, जो प्राचीन चीनी विद्वान हैं उन्होंने भी कृषि के लिए अनुकूल जनसंख्या की क्या की थी, कल्पना की बात की थी कि जनसंख्या और मानव हो उसमें क्या होना चाहिए, दोनों में अनुकूलता पाई जानी चाहिए। एक था स्पार्टा और एथेंस, उसमें भी विवाह को एक सामाजिक संस्था के रूप में माना जाता था। और जनसंख्या संबंधी चिंतन करने वाले मुख्य जो विद्वान थे उसमें कौन थे? मैकियावली, आपने पॉलिटिकल साइंस में नाम सुना होगा मैकियावली। और दूसरी अगर हम बात करें माल्थस था, ये हमारे माल्थस मोदी भी थे, अर्थशास्त्र और इतिहास के ज्ञाता थे ये। ठीक है, युवा पादरी था, माल्थस था। और इसमें और बात करें प्रोफेसर रॉबिन्स थे और एक था डाल्टन। ये मुख्य विचारक थे जिन्होंने क्या किया था, इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास किया था। आज हम बात करेंगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, मोटी मोटी बातें एक बार बता देती हूँ, उसके बाद हम उसको डीपली अध्ययन करेंगे। देखिए क्या हुआ, माल्थस जो था इसका पूरा नाम क्या था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। जो माल्थस था इसका पूरा नाम क्या था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। जन्म हुआ था 1766 में, मृत्यु हुई थी 1834 में। ये जो दोनों संख्याएं दी होती हैं इसका अर्थ यही होता है इतने में जन्म और इतने में मृत्यु, ईस्वी की बात है। तो इसने क्या किया, जेम्स, कैम्ब्रिज में एक जेम्स कॉलेज था उसके विद्यार्थी रहे। उसके बाद 1804 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, हेलबर्ग एक कॉलेज था उसमें अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। और ये चीज़ों को आप अर्थशास्त्र में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत का प्रथम संस्करण दिया था 1798 में। इन्होंने अपने 1798 में एक प्रथम संस्करण दिया था, किसका? जनसंख्या का। और कौन से प्रस्ताव में लिखा था, कौन से शोध में लिखा था? एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस शोध में उसने क्या किया था, इसका प्रकाशन कर दिया था, लेकिन कहीं भी अपने नाम का उल्लेख नहीं किया। क्या किया? अपने नाम पर प्रकाश नहीं डाला, जनसंख्या की जो समस्या थी उस पर प्रकाश डाला, लेकिन कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा। 1803 में इसने क्या किया, इसका दूसरा संस्करण निकाला। 1803 में इसने क्या किया, इसका दूसरा संस्करण निकाला। और जैसे ही दूसरा संस्करण निकाला उसमें अपना नाम इसने लिख दिया। तो पहले जितने भी वो पाठक थे, वो क्या इसको ढूंढने का प्रयास किया, लेखक थे वो इसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट में नहीं मिला क्योंकि एक प्रस्ताव था ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उसमें क्या किया था, शोध पत्र था, उसमें इसने अपना ये लेख था इसको प्रकाशित किया था 1798 ईस्वी में। इसका जो दूसरा संस्करण था वो प्रस्तुत किया था 1803 में, लेकिन इस बार इसने अपना नाम उसमें लिख दिया था। अब बात आते हैं कि जो माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था उसके आधार क्या थे। देखिए, हम कोई भी जब सिद्धांत देते हैं तो कुछ पूर्व परिकल्पनाएं करते हैं। परिकल्पना मतलब कल्पना करते हैं कि कल्पना मतलब किसी भी चीज़ को मानना कि कल्पना करना कि ऐसा रहा होगा, या ये दो चीज़ें हम मानते हैं, मान्यता कह सकते हैं, कल्पना कह सकते हैं। तो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत था उसके पीछे तात्कालीन जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक, सामाजिक और
जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, सांस्कृतिक परिस्थिति थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, वो क्या थी, मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। ऐसा सोचने को माल्थस इसलिए मजबूर हुए क्योंकि उस समय जो तत्कालीन जो समस्याएं थी जनसंख्या वृद्धि को लेकर, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां इसका मुख्य आधार रही। और जो माल्थस था एक युवा पादरी था, इतिहास और अर्थशास्त्र का ज्ञाता था, या हम कह सकते हैं इतिहास या अर्थशास्त्र का क्या था, प्रोफेसर था। उसका जो निबंध था या प्रकाशन की जो अवधि थी, उसमें जो मुख्य समस्या क्या थी, वो जनसंख्या वृद्धि रही। जिस समय यह युवा पादरी था, उस समय जो, अगर हम समाज की बात करें, किसी देश की बात करें, तो उस समय मुख्य जो समस्या थी वो क्या थी, कि जनसंख्या वृद्धि थी। आयरलैंड पर इसने अपना वो दिया था कि उस समय क्या हुआ था, जनसंख्या वृद्धि मुख्य समस्या थी। आयरलैंड की अगर हम बात करें, आयरलैंड में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। अब अकाल वाली स्थिति होंगी, प्राकृतिक रूप से, मानवीय रूप से, दोनों ही रूप से क्या होता है, मनुष्य परेशान होता है। कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों के जो मूल्य थे वो क्या हो गए थे, ऊंचे हो गए थे। आयरलैंड में क्या हुआ, भयंकर अकाल पड़ गया, खाद्य पदार्थों के जो मूल्य थे वो ऊंचे हो गए। फसलें क्या थी, लगातार कमज़ोर होती जा रही थी, कि पहले जितना उत्पादन होता था वर्तमान समय में उतना उत्पादन होना क्या हो गया, बंद हो गया। लोग बेकार हो गए, भूखे हो गए, नंगे रहने लगे। चारों तरफ निर्धनता थी, बेरोजगारी थी, बीमारी थी, युद्ध थी और महामारी का माहौल बन गया था। ऐसे समय में क्या होगा कि जो समाज के जो चिंतक या चिंतन या विद्वान वर्ग जो होता है, वो इन समस्याओं का समाधान खोजने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो आयरलैंड में भयंकर अकाल पड़ा, चारों तरफ निर्धनता, भूखे नंगे लोग और बेरोजगारी इतनी अधिक चरम पर सीमाएं थी कि कह सकते हैं कि जिसने एक महामारी का रूप धारण कर लिया था। माल्थस भी इन परिस्थितियों से अछूता नहीं रहा, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा और यह चिंतन करने लगा कि यह जो समस्या है इसका समाधान कैसे खोजा जाए, कि जो बढ़ती जनसंख्या है इसका समाधान कैसे खोजा जाए। और उसने चिंतन किया और अपना यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि अगर ये समस्या है तो हम ये समाधान कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या समाधान किया उसकी हम बात करते हैं। कि माल्थस का पूरा नाम क्या था, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। 1766 में जन्म हुआ था, 1834 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने अपना जनसंख्या पर अपना एक पत्र प्रकाशित किया था, कह सकते हैं लेख प्रकाशित किया था, किसमें, एक शोध पत्रिका थी, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट संस्करण दिया था, प्रथम बार लिखा था 1798 में, दूसरा उसका जो संस्करण दिया था वो दिया था 1803 में। युवा पादरी था, इतिहास और अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था। और नेक्स्ट हम बात कह सकते हैं कि उस समय, जिस समय इन्होंने अपना निबंध प्रकाशित किया, उस समय मुख्य समस्या क्या थी, जनसंख्या वृद्धि थी, क्योंकि आयरलैंड में अकाल पड़ चुका था। लोग युद्ध, महामारी, अकाल, इन सभी चीज़ों का वो सामना कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि जो मानव है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और ये जो रॉबर्ट थॉमस महोदय थे वो भी क्या थे, इससे अछूते नहीं रहे, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा और उन्होंने क्या किया, इस पर चिंतन किया और अपना एक सिद्धांत दिया जिसको नाम देते हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो कोई भी सिद्धांत देते हैं उससे पहले हमें क्या माननी पड़ती हैं, परिकल्पना, कि ऐसा रहा होगा। क्या मानते हैं, परिकल्पना मानते हैं। तो इन्होंने दो मान्यताएं मानी जनसंख्या सिद्धांत से पूर्व। इन्होंने पूर्व में दो धारणाओं को अपनाया। एक तो कहा कि जो मानव जाति है उसकी जो कह सकते हैं अस्तित्व किस पर निर्भर है, भोजन की उपलब्धता पर। मानव जाति का जो अस्तित्व है, मानव जाति का अस्तित्व किस पर निर्भर है, भोजन की उपलब्धता पर। सही है भाई, भोजन होगा तभी क्या होगा, मानव जीवित रहेगा। एक तो ये परिकल्पना दी उसने कि अगर मानव जाति की अस्तित्व है तो किस पर निर्भर करता है, भोजन पर निर्भर करता है। दूसरी एक बात और उसने कही कि स्त्री और पुरुष के मध्य काम वासना आवश्यक है और यह वासना वर्तमान स्तर पर भी बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार की उन्होंने क्या दी थी, दो मान्यताएं दी थी। अब अगर इन दोनों मान्यताओं को स्वीकार कर लिया जाए, अगर इन दोनों बातों को स्वीकार कर लिया जाए तो दुनिया में जनसंख्या वृद्धि की जो दर है और मानव जाति के लिए भोजन की जो वृद्धि दर है वो उससे क्या होगी, अधिक होगी। कि दोनों बातों को स्वीकार कर लिया जाए तो दुनिया में जनसंख्या में वृद्धि दर मानव जाति के लिए
भोजन की वृद्धि दर से क्या होगी, अधिक होगी। यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो जनसंख्या तो बढ़ेगी, किस दर से बढ़ेगी, किस दर से बढ़ेगी, गुणोत्तर दर से बढ़ेगी। और जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो किस गति से बढ़ेंगे, अंक गणितीय गति से बढ़ेंगे। हम कह सकते हैं जनसंख्या तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 गुणात्मक रूप में बढ़ेगी, लेकिन जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो अंक गणितीय दर से बढ़ेंगे। अंक गणितीय 1 से 2, 2 से 3। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या हमारी इस जनसंख्या के लिए वो हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या पर्याप्त रहेंगे, नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? अगर हम इसके चौथे अंक की बात करें और इसके भी चौथे अंक की बात करें तो जनसंख्या तो हो गई हमारी 8 गुना और भोजन कितना है हमारे पास, 4 गुना। तो क्या इतना जो जनसंख्या के लिए उतना भोजन पर्याप्त रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो किस रूप में बढ़ रही है, गुणोत्तर दर में बढ़ रही है, गुणा के रूप में बढ़ रही है, जबकि जो हमारी जो खाद्य पदार्थ हैं वो किस रूप में बढ़ रहे हैं, अंक गणितीय रूप में बढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भोजन और सामग्री दोनों को अगर देखा जाए तो 2 सदियों में 256 लोगों के लिए भोजन सामग्री केवल अपने पास 9 इकाई होगी। हम कह सकते हैं कि 256 लोगों के लिए हमारे पास जो भोजन की इकाई है वो कितनी होगी, 9 इकाई होगी। तो कह सकते हैं कि दोनों में बहुत अधिक असमानता पाई जाती है कि जिस दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस दर से हमारे खाद्यान्न में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसी दर से बढ़ेगी तो क्या होगी, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आएगी। जनसंख्या अगर इसी दर से बढ़ती रही तो किस प्रकार की स्थिति आएगी, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आएगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या तो हम क्या करें, जनसंख्या और खाद्य पूर्ति में क्या करें, संतुलन करें, या दूसरा क्या है, या उसके लिए कुछ जो निवारणार्थ क्रियाशील जो कारक हैं उनको अपनाएं। कौन से कारक अपनाएंगे? एक तो प्राकृतिक है, दूसरा कृत्रिम है। प्राकृतिक कारक क्या है कि जनसंख्या और खाद्य पूर्ति में हम संतुलन बनाएं। कृत्रिम प्राकृतिक उपाय क्या है हमारे पास कि जितनी फसलों का उत्पादन हो रहा है उसी अनुपात में क्या हो, जनसंख्या वृद्धि हो। दोनों में अगर अनुपात सही होगा, संतुलन सही होगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर संतुलन बिगड़ा तो क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति आएगी। तो इन्होंने ये कहा कि हम इसको 2 प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, एक है प्राकृतिक कारक और दूसरा है कृत्रिम कारक। तो प्राकृतिक कारक की इन्होंने बात की तो इसमें कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जनसंख्या है और जो खाद्य पूर्ति के साधन है उन दोनों में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। दूसरी इन्होंने कृत्रिम साधनों की बात की। जो कृत्रिम नियंत्रक की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि कृत्रिम जो नियंत्रक हैं उनके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को कम कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन है, आत्म संयम है, देरी से विवाह करना है और जो कृत्रिम साधन है इन सभी का उपयोग करके भी जनसंख्या को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा ये कि जो खाद्यान्न है उनमें तो उसी अनुपात में वृद्धि होगी, उससे अधिक उनमें वृद्धि नहीं हो सकती, लेकिन हम जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जनसंख्या और जो हमारे खाद्यान्न है उनमें संतुलन स्थापित हो जाएगा और आसानी से हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो माल्थस का सिद्धांत था इस एक डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। इधर आइए, परिकल्पना 2 दी थी उन्होंने और इन दोनों परिकल्पनाओं के आधार पर उन्होंने कहा कि इतनी जनसंख्या के लिए इतने भोजन की जो पूर्ति है वह सही नहीं है। या हम कह सकते हैं कि इतनी इससे काम नहीं चलेगा कि जो हमारे खाद्यान्न है वो तो अंक गणितीय दर से बढ़ रहे हैं और जो हमारी जनसंख्या है वह गुणोत्तर दर से बढ़ रही है। तो इतनी जनसंख्या के लिए इतने खाद्य जो आपूर्ति है, खाद्यान्न है, उनसे काम नहीं चलेगा। सिद्धांत की करते हैं विशेषताओं की बात। सिद्धांत की विशेषताएं आपको बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग पूरे एक हेडिंग डालते जाएं और उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा बीए वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए 10 नंबर का। तो जो माल्थस का सिद्धांत आएगा आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो देखिए विशेषताओं की अगर बात करें, फर्स्ट विशेषता क्या थी, जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि। फर्स्ट क्या बताया था, जनसंख्या में कौन सी वृद्धि, गुणोत्तर, जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि। देखिए क्या है कि जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि की बात करें, पहले तो इसके जो 3-4 पॉइंट है सारे बता देती हूँ। जनसंख्या की गुणोत्तर वृद्धि, खाद्य पदार्थों की अंक गणितीय वृद्धि, जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन। देखिए
जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि, खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की अंकगणितीय वृद्धि। तीसरा क्या लिखेंगे, जनसंख्या और जो खाद्यान्न है उनमें असंतुलन, क्योंकि दोनों में जो वृद्धि दर है वो अलग अलग है, इसलिए क्या पाया जाएगा, दोनों में असंतुलन पाया जाएगा। और चौथा पॉइंट हम डालेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो ये 4 हैं, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो इन्होंने कहा है अगर इन चारों को डालते हैं तो माल्थस के अनुसार इस प्रकार जो बढ़ने वाली जनसंख्या थी कितने वर्ष में, 25 वर्ष में क्या हो जानी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए। इन्होंने अपने चारों पॉइंट लिखे कि फर्स्ट क्या लिखा, जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि, दूसरा है खाद्यान्न में अंकगणितीय वृद्धि, तीसरा लिखा खाद्यान्न और जनसंख्या में असंतुलन, और चौथा था कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, प्राकृतिक और कृत्रिम। नेक्स्ट पैरे में लिखेंगे, इन्होंने कहा कि माल्थस ने कहा या माल्थस के अनुसार इस प्रकार जो बढ़ने वाली जनसंख्या है 25 वर्ष में कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। दुगने होने में कितने वर्ष लगेंगे, 25 वर्ष लगेंगे। लेकिन उत्पादन चाहे किसी भी सीमा तक बढ़ाया जाए, जनसंख्या क्या होती है, हमेशा अधिक ही होती है। कि अगर हम उत्पादन को कितना भी बढ़ाना चाहें, क्या होगा, जो हमारी जनसंख्या है वह सदैव उस उत्पादन से अधिक ही रहेगी। एक सीमा तक क्या होता है, हम खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो खाद्यान्न उत्पादन है धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाता है। एक सीमा तक हम खाद्यान्न को बढ़ा सकते हैं और उसके बाद जो खाद्यान्न है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। लेकिन भोजन की बात करें वो तो जनसंख्या की बात करें वो तो निरंतर बढ़ती ही जाती है। तो इन्होंने बताया कि किसी भी सीमा तक अगर हम उसको बढ़ा लें, जनसंख्या सदैव उत्पादन से अधिक ही रहेगी, जिसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे जो जीविकोपार्जन के साधन हैं उनमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और जब जीविकोपार्जन के साधनों में कमी आएगी तो क्या समस्याएं आएंगी, भूखमरी है, बीमारी है, महामारी है, अकाल है, इन सब के कारण जनसंख्या वापस से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए, अगर हम उस असंतुलन को दूर नहीं कर सकते तो लास्ट में स्थिति क्या रहेगी, जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति रहेगी। भूखमरी होगी, निर्धनता होगी, गरीबी होगी, अकाल, महामारी, ये इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और जनसंख्या वापस से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार माल्थस ने खाद्य सामग्री की उपलब्धता को ही क्या माना है, जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य कारक माना है। कि एक समय ऐसा आएगा कि उससे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होगा। जब लोगों को खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो वो ही क्या कर देगा, जनसंख्या को नियंत्रित कर देगा। कुछ लोग भूख से मरेंगे, कुछ कैसे, कुछ महामारी से, कुछ बीमारी से, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। तो उन्होंने एक चीज़ कही कि खाद्य जो सामग्री है उसकी उपलब्धता को ही जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य कारण माना है। उन्होंने यह भी कहा कि भरण पोषण के साधनों द्वारा ही जनसंख्या अनिवार्य रूप से नियंत्रित होती है। भरण पोषण या के साधनों के द्वारा ही जनसंख्या क्या कह सकते हैं, अनिवार्य रूप से क्या होती है, नियंत्रित होती है। फर्स्ट बात करते हैं गुणोत्तर वृद्धि की। किसकी बात करेंगे, गुणोत्तर वृद्धि की। माल्थस का विचार जो तत्कालीन विचार थे, तत्कालीन उस समय के जो समस्या थी उसके अकॉर्डिंग, कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित थे। वहाँ उस समय की जो भी स्थितियाँ थी उनसे क्या थे, उसके विचार भी क्या थे, प्रभावित थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक की अगर हम बात करें, माल्थस महोदय ने पूरे यूरोप का भ्रमण किया, यूरोपीय देशों की यात्रा की और जनसंख्या वृद्धि का उन्होंने गहन अध्ययन किया। यूरोपीय देशों की यात्रा की और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जनसंख्या वृद्धि का गहन अध्ययन किया। यूरोपीय देशों में उस समय बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने पर बल दिया गया था। यूरोप के जो देश थे उस समय उन पर बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने पर बल दिया गया था। तो उन्होंने भी कुछ परिकल्पनाएं मानी थी जिसके आधार पर अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि मनुष्य में संतान उत्पत्ति की जो इच्छा है वह स्वाभाविक हो गई है। दूसरी बात इन्होंने की आर्थिक समृद्धि और संतान उत्पत्ति में सीधा और घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तीसरी कहा कि कृषि में उत्पत्ति हार्श जो नियम है वह क्रियाशील होता है। इन 3 मान्यताओं को उन्होंने माना। और नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट था उसकी हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट था खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय वृद्धि। खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय वृद्धि। देखिए, क्या जिस अनुपात में हमारे जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में हमारे
देखिए क्या था कि जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उस अनुपात में हमारे खाद्यान्न बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे। जनसंख्या बढ़ रही है गुणोत्तर में, और जो हमारे खाद्यान्न बढ़ रहे हैं वो गणितीय में, 1 2 3 4। खाद्यान्न पदार्थों में अगणितीय वृद्धि। इन्होंने कहा कि माल्थस ने कि जनसंख्या का आकार किसी भी देश में उपलब्ध जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा से नियंत्रित होते हैं, और इसके अभाव में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और उपलब्धता से जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। आपने देखिए, अगर हमने भारत की बात की थी उसमें क्या की थी? जैसे ही हरित क्रांति आई या कृषि का विस्तार हुआ, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि लोगों को रोजगार मिला, खाद्यान्न थे वो बढ़े, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, जिसके कारण जनसंख्या में भी वृद्धि हुई थी। तो ये चीज़ माल्थस ने कही है कि अगर खाद्यान्न बढ़ेंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, और खाद्यान्न का अभाव होगा तो जनसंख्या भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कृषि में उत्पत्ति ह्रास जो नियम है वो क्या होता है? लागू होता है, और जिसमें हम कह सकते हैं कि जो कृषि उत्पादन है एक सीमा के बाद घट जाता है, एक सीमा तक बढ़ेगा। देखिए, आपने हरित क्रांति का प्रभाव देखा होगा, एक सीमा तक बढ़ा, उसके बाद क्या हो गया? धीरे धीरे वापस कम हो गया। तो इन्होंने ये कहा कि जो कृषि ह्रास नियम है उसमें भी कृषि उत्पादन की अगर हम बात करें, एक सीमा के बाद वह घटना प्रारंभ हो जाता है। तीसरी बात करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तीसरी बात क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। तीसरी बात करेंगे, जनसंख्या और खाद्य पूर्ति में संतुलन। जनसंख्या एवं खाद्य पूर्ति में संतुलन। और लास्ट बात करेंगे हम जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण के उपाय कितने बताए हैं? 2। एक हैं प्राकृतिक और दूसरे हैं कृत्रिम। देखिए, जनसंख्या और खाद्य पूर्ति में अगर हम असंतुलन है तो उन्होंने कहा कि प्रकृति में जो खाने की टेबल है सीमित अतिथियों के लिए है। प्रकृति में जो खाने की टेबल है सीमित अतिथियों के लिए है, और बिना निमंत्रण के जो आएंगे उनको भूख से अवश्य ही मरना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने ये बात कही। लास्ट हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के या जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तेज़ी से जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको हम 2 तरह से कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। एक है प्राकृतिक उपाय और दूसरा है कृत्रिम तरीकों से। प्राकृतिक नियंत्रणों की अगर हम बात करें, अकाल है, महामारी है, भूकंप, तूफान, बाढ़, ये सब क्या है? प्राकृतिक कारक हैं। ये क्या करते हैं? जनसंख्या को वापस से कम कर देते हैं। किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, महामारी आ गई, अकाल आ गया, तूफान आ गया, वो क्या करते हैं? प्राकृतिक नियंत्रण कारक होते हैं, जो प्रकृति स्वयं ही क्या करती है? जनसंख्या को कम कर देती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमने क्या थी उसकी विशेषताओं की बात की थी। लास्ट हम बात करेंगे आलोचना की। देखिए, कोई भी सिद्धांत आता है उसकी विशेषताएं होती हैं, उसमें कुछ कमियां होती हैं। कमियों की बात किस में करेंगे हम? आलोचना में। फर्स्ट देखिए क्या था कि आलोचना मतलब उसमें कौन कौन सी कमी है। एक तो उन्होंने एक बात कही कि 25 वर्ष में क्या हो जाएगी? जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। तो वो चीज़ सही नहीं बैठती है। क्या लिखेंगे? आलोचना। इन्होंने कहा कि 25 वर्षों की अवधि में जनसंख्या क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, वास्तविक मान्यता से परे है। इस अनुपात में अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो उसको दुगनी होने में 25 वर्ष नहीं लगेंगे, बल्कि उससे पहले ही क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। सेकंड बात की, जनसंख्या और खाद्य पूर्ति के जो साधन हैं वो दोनों अलग अलग गति से बढ़ रहे हैं। जनसंख्या गुणोत्तर वृद्धि से बताया, खाद्यान्न जो पदार्थ हैं उनको अंक गणितियों से जो बढ़ोतरी बताई, तो ये भी क्या है? संतुलित नहीं है। कह सकते हैं कि जनसंख्या इस अनुपात में और खाद्यान्न इस अनुपात में बढ़ते हैं, ये वास्तविकता से क्या है? परे है। तीसरी बात करें, संतान उत्पत्ति की इच्छा को काम वासना की इच्छा से नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्होंने काम वासना की बात की थी, लेकिन संतान उत्पत्ति की इच्छा को काम वासना की इच्छा से नहीं जोड़ा जा सकता है। सकारात्मक निरोध पर बल दिया, कृत्रिम उपायों की उन्होंने कल्पना नहीं की थी। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार की समय होती है, स्थिति होती है, उसी प्रकार की क्या होती हैं? उस समय और परिस्थिति विशेष का उस वस्तु पर प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि तकनीकी विकास एवं समाज आर्थिक
ढांचे में होने वाले बदलाव के उतार चढ़ाव का कहीं भी माल्थस महोदय ने वर्णन नहीं किया कि सरकार ने इसके लिए क्या किया, कौन सी नीति आई, क्या रहा। तो उन चीज़ों का कहीं भी माल्थस महोदय ने वर्णन नहीं किया कि तकनीकी विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उन सभी चीज़ों का जो यह सिद्धांत था उस पर क्या प्रभाव पड़ा, या उस समय उस जनसंख्या वृद्धि पर उन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ा। इस चीज़ का भी माल्थस महोदय ने कहीं वर्णन नहीं किया था। और माल्थस ने एक बात कही थी कि विश्व की जनसंख्या एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कि प्रकृति क्या कर देती है, उसको अपने आप वापस से बराबर कर देती है। तो ये था आपका माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जिसने 4 या 5 विशेषताओं के साथ उन्होंने बात की थी। अगर इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आपके आता है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत 1 या 2 साल छोड़ के बाद कंटिन्यू वापस प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है, इसको आप अच्छे से लिखेंगे और इस पूरे जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है उसका पूरा सार इसमें निहित है। ठीक है, आप अच्छे से बनाएं, जो भी विशेषताएं हैं उनको हेडिंग के साथ लिखें। देखिए, आपका जो लिखने का पैटर्न होता है वो भी बहुत मायने रखता है कि आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखते हैं, और वो लिखने का तरीका होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। तो जितना हो सके उतना पॉइंट में लिखें। रामायण महाभारत और निबंध लिखना वो बंद करें, जितना हो सके पॉइंट में लिखें और उसको अंडरलाइन करते हुए अच्छे से अलग अलग बिल्कुल साफ साफ, ताकि पता चले कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और अगले को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये था आपका माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। आज हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट कमेंट करके आंसर देते हैं, कम से कम ये तो लगता है कि हाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम किसी को तो उसका लाभ मिल रहा है। उन सभी को धन्यवाद जो कमेंट्स करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, जो माल्थस थे, माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्थस किस विषय के प्रोफेसर थे। ठीक है, और इन्होंने जो अपना जनसंख्या सिद्धांत दिया था, किस महाद्वीप का गहन अध्ययन किया था, जनसंख्या वृद्धि का गहन अध्ययन किया था, उसके अनुसार क्या दिया था, अपना सिद्धांत दिया था। और इन्होंने जो 2 परिकल्पनाएं मानी थी उसमें से किसी एक परिकल्पना के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, और ये था आपका माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। नेक्स्ट कक्षा में एक नए सिद्धांत के साथ मिलते हैं। पढ़ते रहिए, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। जैसे मैं लिखती हूँ पॉइंट्स में, उस अकॉर्डिंग आप भी लिख सकते हैं और उसको, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।